नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है आज के ये वेबिनार में, जहां पे हम बात करेंगे विजनरी एंटरप्रेन्योर के बारे में। विजनरी एंटरप्रेन्योर होते कैसे हैं, उनका सोच कैसा है, आज इस बारे में हमें यहाँ पे बताने के लिए आए हैं। जो शख्सियत हमारे बीच में आज हैं, जो हमें बताएंगे उनके बारे में, मैं थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उनके बारे में बताना शुरू करता हूँ। जो कि अपना करियर शुरुआत किए थे एज ए टीचर, जो टीचरशिप करते हुए वो अपना करियर को शुरुआत किए थे। और टीचरशिप करते हुए वो जब रिटायरमेंट लिए, एज ए हेडमास्टर वो रिटायरमेंट लिए, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा, सिर्फ उतना जब वो रिटायर कर गए, सिर्फ उतने में ही उनका करियर खत्म नहीं हो गया। हम सब लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब हम काम करते हैं, काम का शुरुआत करते हैं, फिर हम जब रिटायर हो जाते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है, हम बस रिलैक्स करते रहते हैं जिंदगी में। लेकिन वो सक्सेस ऐसी थी कि वो रिलैक्स नहीं किया अपनी जिंदगी में। वहां पे जहां पे वो रिटायरमेंट ली, वहीं पे वो अपना एक नया जर्नी शुरू किया, एक सेकंड इनिंग शुरू किया। वहां पे वो आज एक रेकी हीलर हैं, एक रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं। उसके साथ साथ वो एक अच्छे ऑथर भी हैं। वो बहुत सारे बुक का भी ऑथर हो चुके हैं। और वो आते हैं कुरुक्षेत्र से, जहाँ जो इतना प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि महाभारत में कुरुक्षेत्र एक प्रसिद्ध नगरी थी। और वहां से वो आते हैं। मैं उनका नाम बोलते हुए मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। वो होते हैं हमारे सुदेश मैम, जिनके ये एक मात्र से हमें देखने की मात्र से ऊर्जा से मैं भर जाता हूँ। और बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को वो अपने नॉलेज देके उन्होंने पढ़ा के बहुत सारे सफल व्यक्तित्व को वो बनाए हुए हैं। और आज भी वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं। ये नहीं कि आज वो बैठ गए हैं, आज भी वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं। नया नया स्किल को सीखना, नए नए चीजों के ऊपर उनका रिसर्च जारी है। और आज वो हमें सिखाएंगे विजनरी एंटरप्रेन्योर क्या होता है। और देरी ना करते हुए मैं जल्दी उनको बुला रहा हूँ, और वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वेलकम मैम, वेलकम आवर चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब का आपका एक्सपीरियंस क्या था। और आप जिन जिन बच्चों को पढ़ाए हैं, आप बहुत सारे ऐसे विद्वान बच्चों को आगे निकाले हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं। और उनका सोच तब कैसा था, ताकि वो वहां पर पहुंच पाए। और अगर कोई ऐसा बच्चा रह गया, जो कि पढ़ाई करते करते उसका पढ़ाई आधे में छूट गया, या फिर पढ़ाई करने के बाद भी वो अपने जिंदगी में जो लक्ष्य पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाया, तो दोनों में अंतर क्या था मैम। और क्यों कोई आगे बढ़ के अपने मुकाम पे पहुंच पाया, और क्यों आधे में ही रह गया। बस आप थोड़ा हमें उसका विवरण दे सकते हैं मैम। थैंक यू संजीत जी। आपने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और आप सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। जो बहुत एक अच्छे प्रोग्राम के साथ आप जुड़ रहे हैं। तो आज मैं आज अपने बारे में आपको बताती हूँ। मैं 35 साल हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर के बतौर मैंने काम किया और रिटायरमेंट तक आते आते मैं प्रिंसिपल बन गई थी और एज प्रिंसिपल मैंने रिटायरमेंट ली है। तो 35 साल के इस करियर में मैंने जो पाया वो यही पाया कि हम एक एम्प्लॉयड पर्सन थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी जॉब लग गई थी और हमें बच्चों को पढ़ाने का काम मिला था। और ये एक बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, पढ़ाने का काम। मतलब बच्चे, जो मासूम बच्चे आते हैं विद्यालय में या स्कूल में कॉलेज में जब आते हैं, तो वो बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। और उनको सिखाने का या उनको कुछ थोड़ा बहुत राह दिखाने का जो अवसर मिलता है, ये बहुत ही विरले लोगों को मिलता है। इस पोस्ट पर आकर के अपने आप को धन्यवाद, अपने आप को लक्की समझना चाहिए। और वो मैंने समझा। बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता रहा। जहां जहां भी जरूरत पड़ती थी मैं उनको गाइड कर दिया करती थी। और
आज रिटायरमेंट तक आते आते ये पहले तो ये विचार आता था कि हम क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे तो लॉकडाउन का समय आ गया था। किसी पता नहीं किस तरह से वो बीमारी कोविड जो पूरे संसार में फैल गई थी, और उसकी वजह से हर कार्य रुक गया था। एक प्रकार से सब जगह सन्नाटा सा छा गया था, और उस सन्नाटे के अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे थे। और वो जो काम कर रहे थे वो किसी न किसी तरह से ढूंढ रहे थे रास्ता कि किस तरह से हम दुनिया तक पहुंचे, जो दुनिया पीड़ित है, जो दुनिया डरी हुई है, किस तरह से वहां तक पहुंचे। तो वहां तक जो पहुंच पाया वो कौन हो सकता है? ये संजीत के क्वेश्चन के अंदर ही समाहित है वो आंसर इसका। कौन पहुंच पाया ऐसे समय में दुनिया पे? वो पहुंच पाया जो एक विजन रखता था, विजनरी एंटरप्रेन्योर था, जिसका सोच था कि पूरे संसार में इस समय जो दहशत फैली हुई है, कैसे उस दहशत से लोगों को निकाला जाए। लोगों ने ऑनलाइन ज्ञान देना शुरू किया, ऑनलाइन बहुत सांत्वना देनी शुरू की, बहुत प्रकार के कोर्सेज ऑनलाइन कराने शुरू किए कि घर बैठ करके भी आप अपना समय को बर्बाद ना करें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और उसी कड़ी में हम भी एक बड़े अच्छे मिशन से जुड़े, रेकी हीलिंग फाउंडेशन। रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स कराए। रेकी सिखाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिखाया, डाउजिंग था, या फिंगरप्रिंट एनालिसिस था, या होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन था। कितने सारे कोर्स तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने ऑनलाइन सिखा दिए। और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों ने सीखा जो आज एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका का साधन वहां से बन गया है। पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? कि डॉक्टर एन के शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के जो फाउंडर है, वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है, जो एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, और उसके साथ साथ इन सारे फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, रेकी सिखाने का काम करते हैं। मैं अपने टीचिंग के पीरियड में भी अपने स्टूडेंट से यही कहा करती थी कि सिर्फ जॉब आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उनको पूरा विकसित करें, क्योंकि हर कली को फूल बनने का अधिकार है। इस दुनिया में भगवान ने जो भी फूल कली बनाई है एक फूल वाले पौधे पर, उसको पूरा खिलने के लिए बनाया है, इसको मुरझाने के लिए नहीं बनाया। इसी प्रकार हम भी जब दुनिया में आते हैं तो एक छोटी कली के रूप में आते हैं, और पूरा खिल करके पूरा अपना जो भी ज्ञान है, या जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी टैलेंट्स हैं, उन सबको पूरा निखार के उनका प्रयोग करके, लोक कल्याण में प्रयोग करके फिर हम दुनिया से जाते हैं। तो ये बातें मैं अपने स्टूडेंट्स को अनायास ही बताया करती थी, और बच्चों को समझ भी आता था। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब की तरफ न भाग करके बिजनेस की तरफ भागे, और बिजनेस में भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, और कई तो बड़े ही प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं दुनिया में। तो अब जब मैंने अपने रिटायरमेंट के पास ये नई नई जो स्किल है वो सीखी, तो वो भी एक इसी तरह का एक सोच का परिणाम है। और उसके बाद अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम चार तरह से अपना करियर बनाते हैं। आम अक्सर आप देखते होंगे कि चार तरह से करियर बनता है। एक जॉब वाले होते हैं जिनको एम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं, और जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो सिर्फ 9 से 5 की जॉब करेगा, जो उसके हेड ने कह दिया वही काम करेगा, उसके अलावा अपने दिमाग को कहीं लगाना नहीं चाहता, जो अपने संस्थान की प्रोग्रेस के लिए भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। बहुत विरले ऐसे होते होंगे जो जहां पर काम करते हैं वहां की उन्नति चाहते हैं और वहां की उन्नति के लिए काम करते हैं। वो वही करेगा जो एंटरप्रेन्योर की सोच वाला होगा। बाकी ज्यादातर लोग 99% जॉब वाले सिर्फ 9 से 5 की जॉब करी, घर आ गए बस। और दूसरी तरह का होता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसको जॉब नहीं मिली लेकिन उसे भी आजीविका कमानी है। कोई रिक्शा चलाता है, तो कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है, या कोई खेतों में काम करता है, या और कोई काम सोच लेता है, कोई चीजें बनाने लग जाता है, सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, बुनाई का, जो भी काम उनको समझ में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है। वो भी अपना काम करता है, सिर्फ कितना पैसा आ जाए, आजीविका चल जाए, घर का खर्च चल जाए, उतना। और पूरा मेहनत करेगा, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, खाना खाने तक की फुर्सत उसे नहीं मिलती।
और माइंड की ग्रोथ पर वो ज्यादा काम नहीं कर पाता। तीसरी तरह का बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस बड़ा करता है, उसके एक की बजाय कई कई दुकानें भी होती हैं, लेकिन उसका ध्यान भी यही है किस दुकान से कितना प्रॉफिट आया, किस दुकान से कितना आया, सिर्फ पैसे पर ध्यान है। वो अपने एम्प्लॉय की ग्रोथ तक भी ध्यान नहीं देता, अपने माइंड की ग्रोथ पे भी ध्यान नहीं देता। और चौथी तरह का होता है इन्वेस्टर। उसके पास पैसा है, चाहे वो माँ बाप की संपत्ति से हो, चाहे वो बिजनेस से कहीं आया हुआ हो, वो पैसा लगा के पैसा कमा लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है, कभी लॉस भी होता है उसको भी सहन कर जाता है। तो एक इन्वेस्टर होता है। ये चार हो गए इस प्रकार के जो अपनी माइंड की ग्रोथ पर बहुत कम काम करते हैं, रेयरली कोई काम करते हैं। और इससे भी अलग एक कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा एक व्यक्तित्व होता है जो अपनी सारी दिमाग की जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी भी एबिलिटीज हैं, उन सबको खोलता है, उनको काम में लेता है। उसका दिमाग कई तरह से चलता है, उसके दिमाग में क्रिएटिविटी होती है, उसका दिमाग एक विजनरी सोच रखता है। वो सिर्फ अपने अपने लिए नहीं काम करता, पैसे पैसे के लिए काम नहीं करता, वो लोक कल्याण के लिए भी काम करता है। और ऐसा व्यक्ति संसार के कोने कोने तक पहुंचना चाहता है। उसका एक मिशन बन जाता है कि मुझे कितने लोगों का भला करना है, कितने लोगों तक अपने प्रोडक्ट को, अपने सोच को पहुंचाना है। और ऐसे ही लोग इतिहास रचा करते हैं। तो मैं एक आज संजीत जी ने जो बात छेड़ी है, तो मुझे वो बातें बहुत सारी कहने का मन कर रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर में ऐसी क्या खूबियां होती हैं। तो आज जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, वो वो भी सोचेंगे इस बात को सुन करके कि एक एंटरप्रेन्योर की सोच रखने से ही हमारा पूरा कल्याण हो सकता है, मानव जीवन में आना सार्थक हो सकता है। तो मैं आज थोड़ी सी क्वालिटीज बता दूं मैं इसमें कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। कौन बन सकता है एंटरप्रेन्योर? सभी बन सकते हैं, सभी के अंदर है, पर हम यूज कितना करते हैं। जितना यूज करेंगे उतनी वो क्वालिटीज बढ़ती हैं, और जितना कम यूज करेंगे उतना ही फिर वो नहीं काम करती हैं, वो ब्लंट हो जाती हैं। जैसे कि एक नाइफ है, उसको जितना यूज करेंगे उतना वो शार्प बनता रहेगा, नहीं यूज करेंगे उस पर जंग लग जाएगा, वो ब्लंट हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारा दिमाग भी उसी तरह से काम कर सकता है, इसको जितना यूज करो उतना ही बढ़ता है। सुपर कंप्यूटर है हमारा दिमाग, हमारी योग्यताएं, हमारी क्षमताएं जो भगवान ने हमें दे करके भेजा है। तो एक जो विजनरी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्या खासियत है? वो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, नए नए सोच उसके माइंड में आते रहते हैं और उनका यूज करता है। और एक वो रिस्क से नहीं घबराता, जब भी मौका मिलता है तो वो रिस्क लेकर के आगे बढ़ जाता है। कितने ही बड़े उसको, अगर आग पे से कूद के जाना पड़े तो भी जाएगा, रस्सी पे चल के जाना पड़े तो जाएगा। तो वो हर प्रकार के रिस्क को उठाने को तैयार हो जाता है। और इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर कभी भी डरते नहीं हैं, वो हमेशा अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग करके उसका पार हो जाते हैं अपनी जिंदगी में किसी भी काम। एक एक और बात होती है, एक वो उनके अंदर पैशन है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों में बड़ा जुनून होता है काम करने का। और पैशन भी कैसा? परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। अपना पैशन उनका जिंदगी भर कम नहीं होता है। तो वो पैशनेट होकर के काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। और एक वो उनका नेचर में एक सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी बात को लेकर वो रिजिड नहीं होते, हठ धर्मी नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तभी वो ग्रो कर पाते हैं। एक जो बात है, जो उनको ज्ञान हो जाता है, फिर उन्हें लीडरशिप की भावना भी आ जाती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो दूसरों को कन्विंस कराने की पावर रखते हैं। और रिसोर्सिस को ढूंढना उनको आता है, रिसोर्सफुल होते हैं वो संसाधनों का ढूंढ भी लेते हैं, उनका निर्माण भी कर लेते हैं। और एक उनके अंदर जो काम करने के जो एथिक्स हैं, उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उनके जो नियम हैं, वो भी बड़े मजबूत होते हैं, वो अपने नियम के पक्के होते हैं। यही कारण है कि उनको युगों युगों तक जमाना याद रखता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े उद्यमी बनते हैं। जैसे हम रतन टाटा जी का नाम ले सकते हैं हम, अंबानी हैं, और भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो बने हैं, जिन्होंने जिनके प्रोडक्ट पूरे विश्व में यूज किए जाते हैं। और
जो कई अरबों करोड़ों तक का बिजनेस कर लेते हैं। एक व्यक्ति की सोच इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देती है, सिर्फ उनके इन इन गुणों की वजह से, क्योंकि वो हमेशा नया सोचते हैं, नया करते हैं, रिस्क लेकर के बड़ा काम करते हैं। और अब इसमें इतने गुणों, वैसे ये सभी के अंदर है, आप सब भी महसूस करेंगे कि ये तो हम भी कर सकते हैं, पर हिम्मत थोड़ी सी करनी पड़ती है। वो हिम्मत के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति अपने माइंड की कैपेसिटीज को काफी बढ़ा करके प्रयोग कर सकता है। अब मैं एक किसान का एग्जांपल, आप कहेंगे किसान है, खेती बाड़ी करता है, वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता है? अब आप खेती बाड़ी के अंदर भी तो नए नए आइडियाज लगा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं, एग्रो टूरिज्म। अब एक किसान यदि अपनी खेती बाड़ी को एक एग्रो टूरिज्म बना डाले, उसी के अंदर एक जो ऑर्गेनिक खेती करे, वहीं वहीं एक रेस्टोरेंट बना ले, वहीं पिकनिक स्पॉट बना ले, वहीं एक गार्डन बड़ा अच्छा सा बना के तैयार करे, लोग वहां पे घूमने आए, तो एग्रो टूरिज्म अपने खेत में तैयार कर सकता है। लोग दूर दूर से आते हैं, छुट्टियां बिताने आते हैं। तो ये एक उसका एक हो सकता है सोच, और आजकल ये हो भी रहा है। बहुत से किसान आज इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, अपने खेतों को वो सिर्फ खेती तक सीमित न रख के उसमें बड़े बड़े काम करने लगे हैं। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं, नए नए तरह की खेती वो करते हैं। आज तो कई लेयर्स में खेती होने लगी है। तो एक किसान यदि विजनरी सोच का है तो वो अपनी खेती बाड़ी में इन सबको ला के ले सकता है, और फिर जो प्रोडक्ट वहां पे तैयार करे उनसे और प्रोडक्ट बनाए, जैम बनाए, जेली बनाए, सॉस बनाए, कुछ बेक्ड कोई चीज बनाए, या आटा वहीं से बनाने लग जाए, मल्टीग्रेन आटा, या और कई तरह के मसाले, कई तरह के पैक्ड वहीं से बनने लग जाए। बिल्कुल अपने फार्मिंग में एक ऐसी कंपनी तैयार कर सकता है, फैक्ट्री तैयार कर सकता है, ऐसी मशीनें लगा सकता है। तो ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट अपने वहां तैयार करे, खाद तैयार करे। तो बहुत तरह के काम एक किसान भी चाहे तो कर सकता है, और कई तरह की फसलें उगा सकता है। और अच्छा, एक किसान जो है पशुपालक भी होता है। तो पशुपालन में भी कई तरह की वहां भी पशुओं के हिसाब से भी बहुत कार्य कर सकता है वो वहां पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी वो एक प्रोजेक्ट खड़ा कर सकता है, और एक एनर्जी का सोर्स बना सकता है। वहां पे बहुत सारे आजकल तो ये भी हो रहा है कि सोलर के प्लांट लगा देते हैं और बिजली का उत्पादन अपने ही खेतों में करने लग जाते हैं। ये एक नया एक उसमें अपने ऐड हो सकता है। लोग जिस प्रकार की डिमांड करे उस तरह के काम कर सकता है। और बहुत तरह से, और सस्टेनेबल कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो बड़ा ही सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकता है, एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी ला सकता है। तो इस तरह से चाहे तो एक किसान भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और टीचिंग में, अब मैं सोचूं कि स्कूल के टीचर क्या करेंगे भाई। टीचिंग में भी बहुत सारा आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाने का आ गया है, नई नई स्किल्स आ गई हैं। कितनी तरह की स्किल्स हम सिखा सकते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित ना रह करके हम और भी तो स्किल सिखा सकते हैं। उन स्किल्स पे काम किया जाए, उन उस प्रकार के कोर्स बनाए जाए, तो एक व्यक्ति कितने सारे काम कर सकता है। जो ज्यादा कार्य के बारे में सोचता है, एक बड़ा विजन बना के चलता है। अच्छा, टीचिंग में आप सबने खान सर का नाम भी सुना होगा। खान सर एक एक अध्यापक ही तो रहे। कोरोना की जब ये आई थी त्रासदी सी एक प्रकार से पूरे संसार में, तो उससे पहले वो एक स्कूल में एक अध्यापक थे, थोड़ी सी तनख्वाह से पढ़ाया करते थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ, उनके मन में जो भाव जगे कि बच्चे इन दिनों क्या करेंगे, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक मिशन बनाया, अपनी सोच को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। और उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को बहुत कम फीस पर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं। और आप मानेंगे, वो एक बच्चे से 250 रुपए से ज्यादा फीस नहीं लेते। और आज 16-16 लाख बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं। ऐसी क्लासेस उन्होंने बना दी कि उनकी एकेडमी में 16 लाख बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक बच्चे से सिर्फ 250 रुपए लेते हैं। अब बिजनेस भी ग्रो कर लिया, तरीका भी नया ग्रो कर लिया, और लॉकडाउन में सीखा हुआ तरीका अब हमेशा काम आता है। और उनको देख करके बाकी और टीचर्स भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो जॉब में रहना ही जरूरी नहीं, आप उससे साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बुक्स लिख सकते हैं, आपकी बुक्स पढ़कर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये सब देखा जब हमने,
तो मेरा क्योंकि सोच शुरू से ही ऐसा रहा कि बंदे को एक वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी, मेरे को स्टिचिंग भी आती है, मेरे को निटिंग भी आती है, मैं चारपाइयाँ भी बुन सकती हूँ, दरिया भी बुन सकती हूँ। और मैं टीचिंग में जब जॉब में थी तो ये साइड बाय साइड में ही काम भी करती रहती थी। घर आकर के मैंने कभी खाली टाइम नहीं बिताया, ये सब भी किया है। तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। मैं तो कहती हूँ बुद्धि की तो कमी है ही नहीं भगवान की दी हुई। बस सोच एक बनानी है, एक एंटरप्रेन्योर की, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर की। तो आप भी बनाइए। अब मैंने रिटायरमेंट के पश्चात ये सब जो और जो भी कला थी वो तो आती ही थी, वो आज भी आती है। आज भी आप हैरान होंगे, मैं और मेरी मदर जो है आज भी मेरे ही हाथ के सिले कपड़े पहनती हैं। वो कहती है नहीं, किसी और से नहीं सिलवाऊंगी, तू नहीं सिलने हैं। अब मेरी चश्मा बेशक है लेकिन माँ के कपड़े मैं ही सिलती हूँ। घर में कोई भी छोटा मोटा काम है सब सिलाई का आज भी मैं खुद करती हूँ। ऐसे ही स्वेटर बुनने का था, बहुत स्वेटर बनाई है, निटिंग का और उसका एम्ब्रॉयडरी का, स्टिचिंग का। इधर कोई चारपाई, पहले चारपाई जो उस रस्सी से बनती थी तो वो सब भी हम बना लेते थे, पीढ़े बना लेते थे, कुर्सियां बना लेते थे। तो ये सारे काम हम करते थे। तो ये भी एक प्रकार से मैं समझती हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर की सोच का ही परिणाम होता है, इस तरह का कोई करता है तो और सब कर सकते हैं। सोचिए, अपनी सारी योग्यताओं को प्रयोग कीजिए। संजीत जी, आज आपने जो लाया है यहाँ पर, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है बताना कि आप सब जो है इस तरह से बड़ी सोच रख करके काम करें। वही सोच आपको एक बहुत बड़ा उद्यमी बना सकती है। आपका बिल्कुल विजन पूरे देश, समाज, पूरे संसार में काम आ सकता बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज आपसे हमने सुन के हमें ये लगा, स्पेशली मुझे ये लगा कि जो बोलते हैं नारी को दुर्गा बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। हम दुर्गा माता का देखते हैं 10 हाथ होते हैं। वो 10 हाथ नहीं, वो 10 कला से संपूर्ण होते हैं। वो एक साथ 10-10 काम कर सकते हैं। आपको देख के, आपके बारे में सुन के पूरा उनके ही आवाज आ रहा है कि सच में एक नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक जगह जैसे कि हम बोलते हैं कोई हम्म, आज की दुनिया में जो नारी है, वो जो गांव के बेसिकल जो नारी है, वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, सिर्फ घर बार संभालना है, यही बहुत है। लेकिन आज के डेट में बहुत कुछ कर सकती है। आपको सुन के हमें ये लगा, और हमारे है। जो यहाँ पे दोस्त लोग हैं सब भी आपको सुन के बहुत एक्साइटेड हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा सभी लोग बहुत एक अच्छा बार है। तालियों के साथ मैम को धन्यवाद धन्यवाद मैं हम दें। एक और चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगी। जिसके हौसले बुलंद होते हैं जी तो पूरी कायनात उसको, उसकी मदद करती है। और मैं एक बात अक्सर सभी को कहा करती हूँ, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, और हमारी मंजिल तो आसमान की ऊंचाइयां हैं, रॉकेट खुद ही उड़ाना है। तो हम वो क्षमता रखें कि अपना रॉकेट खुद बनाएं और उड़ाएं, और फिर देखना आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। मैंने तो संकल्प लिया है कि जीवन के अंतिम श्वास तक हम काम करेंगे। जितना इस शरीर से, इस बुद्धि से किसी की सेवा में काम आ सकेंगे तो हम आएंगे। यही संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मौका दिया। अपने बारे में भी मैं बता पाई, और कुछ मैसेज अगर किसी को मिले तो उसके बड़े काम की बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज यहाँ पे जितने लोग आपको देख रहे हैं सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो सारे आज स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे, जितने सारे आज स्टूडेंट देख रहे हैं, उन लोगों को भी मैम ये चीज सीखने को मिला कि उनका सोच कैसा रहना चाहिए, एक विजनरी के तौर पे रहना चाहिए। और विजनरी के सिर्फ विजनरी नहीं, उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप भी रहे। और वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कैसे रहे, सिर्फ व्यापार के पीछे, पैसे के पीछे ना भागे। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई किसान का बेटा है, वो खुद को ये ना सोचे कि वो किसान का बेटा है, वो क्या करेगा, वो किसानी को भी लेके इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार का माध्यम भी बन सकता है। मैम, थैंक यू सो मच आपका, आप हमें इतना नॉलेज दिए। और हम तो ये बोलेंगे आपको मैम, आप आते रहिए इस चैनल पे, और हम लोगों को ऐसे ही एजुकेट करते रहिए जरूर। कैसे हम आगे बढ़े। और जो ये चैनल का नाम है विजनरी एंटरप्रेन्योर, उस तरह से आप यहाँ पे आके विजनरी एंटरप्रेन्योर बनाने का हमें शिक्षा दे, ताकि सिर्फ हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये नॉलेज को ले।
और पूरे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में आपका मदद रहे मैम। थैंक यू सो मच मैम। जरूर जरूर आते रहेंगे। थैंक यू। और दोस्तों, आज हमारे बीच और ऐसे एक शख्सियत हैं जो कि इंडिया से नहीं, इंडिया के पड़ोसी देश, मित्र देश नेपाल से आए हैं हमें सिखाने के लिए क्या होता है विजनरी एंटरप्रेन्योर। उनके बारे में मैं बोलने जाऊं तो वो एक साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक साथ एक बिजनेसमैन भी है, वो एक केमिकल इंजीनियर भी है, और ना जाने इतन ऐसा कितने काम वो एक साथ कर रहे हैं। और आज एक कंपनी का वो मालिक है जो 109 10 में एक साथ चल रहा है दोस्तों। तो आज वो हमें सिखाएंगे, हमारे बीच वो पहुंच चुके हैं, हालांकि उनका तबीयत थोड़ा अभी नाजुक है, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पे वो आए हमें सिखाने के लिए। मैं उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप आइए और हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपके नॉलेज में हमें सिखाइए कि हम कैसे आगे जाके हम भी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बन सके। मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ राज सर का, जो आते हैं नेपाल से, और वो हमें आके कुछ अपने ज्ञान के सागर में हमें नहलाए, ताकि हम भी उनके तरह एक मुकाम पे पहुंच पाए और हम भी हमारा नाम हमारे देश के बाहर भी रोशन कर सकें। वेलकम राज सर, आप आपका स्वागत है इस थैंक यू चैनल सर, पे। थैंक यू सो मच सर। आज मेरा थोड़ा तबीयत इतना ठीक है, जैसे थोड़ा सर्दी जुकाम है, शायद कल बारिश में किया था, उसी वजह से शायद थोड़ा गले में भी खराश है मेरी। और जो मैं भी बात आगे बढ़ना चाहूंगा, जो मैम ने कहा, सुदेश मैम ने इतनी अच्छी कहा कि साउथ एशिया के जितने भी देश है, तकरीबन बहुत सारे देश, एक दो देश को छोड़कर बहुत सारे देश जो है वो कृषि पर, वो बोला जाता है कि कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और कृषि ही एक ऐसा चीज है जो आज के दिन में हमें आगे बढ़ा सकता है। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्पल का एक्सपोर्टर कौन है? अगर पता नहीं है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एप्पल का एक्सपोर्टर है चाइना। और चाइना पूरी दुनिया का 50% जो सेब की सप्लाई है वो चाइना करता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर में आता है देश, वो है अमेरिका। और अमेरिका सिर्फ 6% एप्पल प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया का। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि पहले में और दूसरे में कितना ज्यादा अंतर है। कि जो एक कंट्री जो 50% एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, और दूसरा कंट्री है सेकंड में जो है वो 6%, गैप देखिए कितना बड़ा है। तो आज यही हो रहा है कि हम बोल तो देते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, और एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है आज के दिन में। और इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी तरह से बेहतर तरीके से हो नहीं रही, क्योंकि हमें यहाँ का जंगल भी बचाना है, हमें यहाँ की वाटर रिसोर्स को भी बचाना है, हमें यहाँ का एग्रीकल्चर भी बचाना है, हमें जो खेत खलियान है हमें उन्हें भी बचाना है। तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन रहा है कि हमें खेत भी बचाना है और इंडस्ट्री भी लगाना है। अगर हम इंडस्ट्री को ना लगाए तो एग्रीकल्चर से क्या डेवलप कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रहेगी, बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के, बिना उद्योग धंधे के, कि एक देश कैसे प्रगति करे। हम उदाहरण देते हैं कि चाइना कैसे पूरी दुनिया में करता है, वो सामान को बनाता है, बहुत सारी इंडस्ट्री का मान लीजिए हब ही है चाइना। पूरी दुनिया का जो भी इंडस्ट्री सेक्टर का प्रोडक्ट है वो सारे चाइना में ही बनते हैं। और साथ में क्या कर रहा है चाइना? एग्रीकल्चर को भी वो आगे बढ़ा रहा है। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी पूरी दुनिया को आज के दिन में लीड कर रहा है। कि जो भी चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, वो उसमें हाइब्रिड बनाता है उनको, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। अपनी मिट्टी को उस तरह से वो तैयार करता है। और जो एग्रीकल्चर जो किसान है उनको वो सहूलियत ऋण मुहैया कराता है। चाइना क्या करता है कि जैसे किसी किसान को उसने पैसे दिए, तो 3 साल 4 साल तक उसको ब्याज देना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को ब्याज भरना नहीं पड़ता। और इन 3 4 साल में जो किसान अपनी फसल से जो इनकम कर लेता है, उसी से वो आगे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से चला लेता है, और गवर्नमेंट को भी वो पैसा रिटर्न कर पाता है। हम सभी ने एक देश का नाम सुना है, इजराइल। जब इजराइल
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब इजराइल को वो हिस्सा मिला, उनका जो देश मिला इजराइल को, तो उसमें क्या था कि जो लैंड थी उसकी 65% जमीन पत्थरीले थे, वहां खेती किया नहीं जा सकता था, एग्रीकल्चर होती नहीं थी, क्योंकि वहां पर ऐसे जमीन में वाटर का सोर्स भी नहीं था, बहुत सारा पथरीला और रेतीला जमीन था। सिर्फ 40% जमीन में रहने का भी जगह उसी में से उन्हें निकालना था, और एग्रीकल्चर करने के लिए भी, खेती करने के लिए लैंड भी उन्हें वहीं पे से निकालना था। और पानी बहुत ज्यादा कम थी उस टाइम उनके पास में, वाटर सप्लाई को ना के बराबर थी। और ऐसे में कैसे एग्रीकल्चर किया जाए? और अगर एक विजनरी आदमी, एक विजनरी इंसान कैसे पूरी दुनिया को जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो आगे बढ़ सकता है, दूसरों को भी आगे बढ़ा सकता है। आज के दिन में इसराइल का पॉपुलेशन है 80 लाख प्लस, और इसराइल अपने देश के पूरे अपने देश के जनता को एग्रीकल्चर में जो इंडिपेंडेंसी है वो तो है उनके पास। अपने देश के लिए जो भी अनाज चाहिए वो खुद अपने देश में उगाता है, और बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है इसराइल। और वो कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते अपने खेतों में, कोई केमिकल फर्टिलाइजर वो यूज नहीं करते, जो भी है उनका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। एक ऐसा देश है इसराइल कि अपना सारा देश वो ऑर्गेनिक हिसाब से अन्न को वो उत्पादन करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो पूरे की पूरे नेचुरल वे में उत्पादन करते हैं, नेचुरल खाते और खाते पीते, और दुनिया को भी वो सप्लाई करते हैं। और ये कैसे संभव हुआ? कीट कीट पतंग तो आती होगी, वहां भी कोई ऐसे बीमारियां आती होगी, तो वो उसी को भी बायोकेमिकल के हिसाब से ही वो टैकल करते हुए ऐसे सिचुएशन में। उन्होंने क्या करा है, जैसे खेत में उन्होंने उल्लू को पाल रखा है उन्होंने, और वो उल्लू उल्लू क्या करता है, जो चूहे आते हैं खेत को, जो अन्न बाली को नष्ट करने के लिए चूहे आते हैं, उसको उल्लू पकड़ के खा जाता है। और जो धान की खेत होती है वहां पर वो हांस बोलते हैं, पता नहीं मुझे इंडिया में एग्जैक्ट उसका भी पता नहीं क्या बोलते हैं इंडिया में। हांस को, हंस जो है, हांस है, स्वाइन स्वान है, डक है, उसको खेती में छोड़ देते हैं, और हांस जो भी खेत में जो कीट पतंग होते हैं उसको खा जाते हैं। और जो ऐसे और सूक्ष्म जीव जो भी है, जो बैक्टीरिया, ऐसे कोई बीमारी खेत को, जो अन्न वाली को जो बीमारियां लगती है, उससे निपटने के लिए उन्होंने बायो केमिकल या बायो फर्टिलाइजर बना के रखा है। और उसमें कोई केमिकल उन्हें यूज नहीं करते, वो जो भी है बस नेचुरल चीज से वो बनाते हैं। और इस तरह से आज इसराइल आगे बढ़ रहा है, और एक ही जगह में वो तीन तीन चार चार तरीके के वो फार्मिंग करते हैं। जिससे नीचे लैंड में वो कोई फल उगाते हैं, तो ऊपर वो पाइप बना के, ड्रेन बना के, वहां पर वो साग का बहुत सारे तरीके के जो पत्ते, हरे हरे पत्ते के साग होते हैं, वैसे उस तरीके के साग सब्जियों को वो उगाते हैं मल्टी लेयर में वो, क्योंकि उनके पास जमीन बहुत कम है, इसलिए वो मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। और वो जो वो फार्मिंग करते हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल क्लाइमेट में करते हैं। कंट्रोल क्लाइमेट में फार्मिंग करने से क्या होता है, जैसे अब हमने बाहर ऐसे आउटडोर में हमने टमाटर की खेती लगाई, हमने लगाई 100 बीघे में टमाटर की खेती लगाई, और 100 बीघा में हमारा एक साल में हमें कितना फसल हुआ, वहां से 50,000 टन हमें टमाटर मिली 100 बीघा में से। वही अगर हम प्रॉपर कंट्रोल क्लाइमेट में किया जाए उसी खेती को, जैसे ग्रीन हाउसेस बना के टॉनेल्स में जब हम करते हैं, वो 50,000 मेट्रिक टन का वही उसी जगह में से वो 5 लाख से 8 लाख तक मेट्रिक टन तक हम टमाटर वहां से उगा सकते हैं, या फसल हम ले सकते हैं वहां से। तो कैसे कंट्रोल क्लाइमेट में हम कंट्रोल क्लाइमेट का यूज करके अपनी उत्पादनों को 100 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, उसे 10 गुना से लेके 100 गुना तक हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, उत्पादन जो है, उसको बढ़ा सकते हैं। और हम आज के दिन में जैसे ब्रश यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, पानी पीते हैं, तो उसी में से अगर हम प्लास्टिक का यूज कम करें, उसी में से हम जैसे बैम्बो से बने हुए ब्रश आजकल मिलने लगे, उसी से उससे क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, जो कृषक है, उन्हें भी फायदा मिलता है, उनकी प्रोडक्ट्स की बिक्री बाहर होती है। हम अगर सारे देशवासी जितने भी है, हम इंडिया में है, नेपाल में है, हम ऑर्गेनिक चीज का इस्तेमाल करने लगे,
तो जो किसान है उन्हें भी मदद मिलेगी, उनकी भी जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, उनके भी इनकम में इजाफा होगा और वो खुशी खुशी रह पाएंगे और अपने कृषि कर्म को वो ऐसे बोझ नहीं समझेंगे कि अपने कृषि ये हम कृषि कर रहे हैं, हम दुखी है, हम बोझ में है, हम लोन में है। उन्हें ये सारी चीजों का फिर परेशानी नहीं रहेगी। खुशी खुशी जो किसान या कोई भी इंसान खुशी खुशी अपने काम में जो काम करता है तो उसका दिल भी उसमें काफी लगता है और वो अच्छी तरह से उस काम को इनपुट में ला सकता है और वहां से ज्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई एक विजनरी इंसान या कोई भी हो विजनरी, ऐसे ग्रुप बन सकते हैं, कोई एक लीडर हो सकता है, या अगर किसी ने ऐसे आइडियाज बनाए हैं हम उस आइडियाज को भी एडॉप्ट करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि उसने बनाया उसने सोचा तो उसी का है। नहीं, आज इसराइल का जो मॉडल है एग्रीकल्चर का पूरी दुनिया फॉलो कर रहा है। तो वहां से सीख के अभी इसराइल भी आज के दिन में जो इसराइल ने सिखाया उसकी वजह से आज सिक्किम भी आज ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया के अंदर। इस सिक्किम के अंदर भी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ वो उत्पादन करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक, वो भी नेचुरल वे में ही उत्पादन करते हैं। इसी तरह से हम सारे इंडिया के अंदर वो ऑर्गेनिक हम आज उत्पादनों को उगा सके या जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रोड्यूस कर सके इंडिया के अंदर नेपाल के अंदर। तो आज जो हम भोग रहे जो बीमारियां हमें हो रही है जैसे कैंसर्स हो गए, बहुत सारे जो कैंसर्स है, कैंसर का जड़ को आज माना जाता है। जो हम फल फूल खाते जो साग सब्जी हम लेते हैं उनमें मिक्स हुआ जो केमिकल है उसको माना जाता है। एक ऐसा इंसान है उसने जन्म से लेके अपने बुढ़ापे तक या जवानी तक कभी उसने एक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, तम्बाकू को हाथ नहीं लगाया, शराब को हाथ नहीं लगाया, कुछ ऐसी उसके अंदर गंदी आदत भी नहीं, फिर भी उसको कैंसर की बीमारी हो रही है। किसी को ब्लड का कैंसर हो रहा है, किसी को एब्डोमेन का कैंसर हो रहा है, किसी को स्किन कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स के जो कैंसर है आज लोगों को हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव, इसका जो सीधा सीधा कारण है वो जो खाना हम आज ले रहे हैं, जो साग सब्जी को हम आज इतनी चाह से खाते हैं कि हमें बाजार में दिखते हैं कि अच्छे खिले खिले हमें सारे के सारे सब्जी ऐसे अच्छे दिखते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि उसके अंदर कितने ज्यादा केमिकल मिक्स किया गया है, कितने ज्यादा फर्टिलाइजर है उसके अंदर, कितने ज्यादा ऐसे कीटनाशक विष मिलाया गया है उन्हें उत्पादन करने के लिए हमें पता नहीं चलता। और ऐसे कई टेस्ट करने की इतनी ज्यादा वो मॉडल भी नहीं है कि हर जगह टेस्टेड लैब सर्टिफाइड हमें फल फ्रूट ही मिले। तो इसकी वजह से आज के दिन में हमें बहुत सारी बीमारियां, कैंसर तो एक उदाहरण है, कैंसर के अलावा भी बहुत सारे आज के दिन में हमें बीमारियां हो रही है। इन सारे के सारे बीमारियों की जड़ जो हम खाना जो फल फ्रूट साग सब्जियां जो ले रहे हैं वो है। तो इसी के साथ आज मैं मेरा इतना हेल्थ भी इतना ठीक नहीं है, अपने जो शब्द थे मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप आए, हमें इतना सिखाया कि सिर्फ किसानी करके, सिर्फ खेती करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे कि नहीं, हम अगर कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, कहाँ पे बड़ा बिजनेस करेंगे, तभी जाके हम कुछ बड़ा बन सकते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया को बोला जाता है खेती प्रधान देश, और पहले हम खेती करके ही इतना बड़ा थे। जैसे बोला जाता कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। वो वहां पे इसीलिए होता था कि हर तरह का खेती यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे हर तरह की चीज मौजूद है। बस उसको हम यूटिलाइज करके कैसे आगे बढ़ सके, वो हम सर से सीखे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका तबीयत खराब होने के बावजूद भी आके हम हमें आपने इतना टाइम दिया, इतने सीखने को दिया। थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे ही हमें थैंक यू सर। आके हमें ऐसे नॉलेज देते रहिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे, जो लोग हम हमारे देख रहे हैं, उन लोगों को भी नॉलेज मिले कि वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। फिर से आपका कर रहा थैंक हूँ, यू और सर। आप सर ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए, ताकि हम भी आगे बिल्कुल सर, और बिल्कुल। और आगे सर हम बढ़ पाए। थैंक यू सर, थैंक यू और सो मच। और दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप
आपके जिंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए आए हुए हैं, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आए, ऐसे कोई हस्ती को हम यहाँ पे बुलाए तो डायरेक्ट आप उनके टच में रह पाए, डायरेक्ट उनसे आप सीख पाए, ताकि आपके जिंदगी में भी जो सब रहा, जो सब दिक्कतें आ रही हैं, जो सब चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको भी आप पार करके आगे बढ़ सके। मैं मेरे बारे में अभी तक बताया नहीं था दोस्तों, इसीलिए नहीं बताया था, मैं आखिरी तक रखा हुआ था ताकि आप सबको भी एक सरप्राइज मिले। मैं अगर मेरे बारे में बोलने जाऊं, मेरा नाम है सुतार संजीत। मैं हालांकि आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इस कार्यक्रम को संचालन कर रहा हूँ, लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले अगर मुझे देखते या फिर मेरे बारे में जानते, कोई जानने भी आता नहीं, क्योंकि सिंपली मैं एक मजदूर था, मजदूर बनते बनते एक ऑटो ड्राइवर बना, और ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में सीख के, कुछ लोगों से मैं सीख के आज मैं खुद को यहाँ इस काबिल बना पाया हूँ दोस्तों, ताकि मैं आप सब लोगों के सामने आके कुछ बोल पा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही मैं बहुत सारे चीज, जैसे कि हम बोलते हैं, हम जब जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब छोटे थे, तब हमारा पेरेंट्स बोलते थे, या फिर अभी भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स बोलते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी करते हैं। और आज के जमाने में, अभी के टाइम में, वो अब और एक्स्ट्रा बन के नहीं रहा है दोस्तों। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, उसको हम पहले एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐड करते थे। गाना हो गया, सिंगिंग हो गया, उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐड करते थे। डांसिंग हो गया, उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐड करते थे। अभी वो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया है दोस्तों। अभी वो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गया है दोस्तों। तो वैसे ही मैं सीख के कुछ नया नया स्किल को अपने अंदर डेवलप करके, जैसे कि सेल्स हो गया, सेल्स को अपने अंदर डेवलप किया, उसके बारे में सीखा। पब्लिक स्पीकिंग हो गया, उसके बारे में सीखा। और आज एक ऑटो ड्राइवर से लेके, आज ऑटो ड्राइवर के प्रोफेशन को चेंज करके, छोड़ के, आज मैं एक कंपनी का सीईओ बन चुका हूँ, बस वो कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करके दोस्तों। और आप लोगों को भी अगर ऐसे ही जानकारी चाहिए, कि आप अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे रुक जा रहे हैं, और आपको दिमाग में ये सोच आ रहा है कि बस हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप यहाँ आइए। और यहाँ पे जो लोग विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग आके आपको सिखा रहे हैं कैसे कि आप भी एक विजन आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं, और आगे जाके एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप खुद कोई परेशानी आपके जिंदगी में न आए, और आपके सामने भी अगर कोई आता है परेशान होके, आप उतना काबिल बन जाए कि उनका परेशानी को भी आप दूर कर सके। तो आप आइए, ये विजनरी एंटरप्रेन्योर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा हमेशा, कि आप यहाँ से सीख के खुद भी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बने, और इंडिया को पूरे विश्व में विश्व गुरु बन पूरे विश्व गुरु बनने में मदद कीजिए, ताकि आप भी आगे जाके ये प्राउड फील कर सके, हम इंडिया में हैं, और आज इंडिया विश्व गुरु है, और आज इंडिया बढ़ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ रहा है। बस उस दौर में हमें शामिल हो जाना है, और हर आगे बढ़ते हुए रहना है। और मैं जाते जाते बस यही बोलना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट है सुदेश शर्मा मैम, वो उनका सिर्फ आखिरी शब्द बोले कि यहाँ पे हमें एक, जाते जाते एक शब्द बोल जाए कि क्या हमारे जिंदगी में इम्पोर्टेंस है, और आज के लिए हमारा सीख क्या रहेगा। मैम, आप एक बार और आके हमें आपके जो शब्द हैं हमें उससे बाजिए। जी मैम। हाँ, आज का बड़ा अच्छा ये सेशन रहा। यज्ञराज जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह से एक किसान तरक्की कर सकता है। कितने देशों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर एक बड़ी सोच है तो हम थोड़े से भाग पर अगर खेती है तो भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर सोच बड़ा नहीं है तो कितना ही बड़ा एरिया हो फिर भी कोई ज्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं निकलता है। तो अपनी सोच को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने सारे विजन को बड़ा बना करके हम चलेंगे तो जरूर हम अपने जीवन में भी कामयाब होंगे। पूरे संसार तक हम कुछ काम, अपनी सेवाएं पहुंचा पाएंगे। तो और संजीत जी का तो
बहुत ही हम हर जगह एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने जो जीरो से हीरो तक का सफर जो तय किया है, काबिले तारीफ। थैंक एक ऑटो चलाने वाला किस तरह से अपनी सोच को बड़ा रखता है और किस तरह से वो उस मुकाम तक पहुंचता है। आज ये कंपनी के सीईओ हैं और कई सिटीज में अपना काम फैला रहे हैं, और इनका ये मिशन है कि पूरे संसार तक ये अपने कंपनी को लेकर के जाएंगे। तो हम सब, हमारे दिल्ली से इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये अपने मिशन में कामयाब हों, और हम भी इनके साथ, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जितने भी थैंक लोग यू। इस तरह से हैं, वो वाकई हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सब आए और आप सब ने अपना समय दिया। आप सबका धन्यवाद। श्रोताओं का भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी एक बार और धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं राज सर से निवेदन करना चाहूंगा, वो आपका, आपने एक गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पे बोले कि ताकि हमारे जिंदगी में भी कुछ और वैल्यू ऐड हो सके सर। प्लीज सर, राज सर। सर मैं मैम की बात को ही ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैम ने पहले एग्रो टूरिज्म की बात बताई थी कि अगर हम आज के दिन में देखें इंडोनेशिया को जो टूरिज्म है, तो वहाँ हर साल 5 करोड़ लोग धान के खेतों को देखने के लिए जाते हैं इंडोनेशिया। जी 5 से 7 करोड़ लोग, कैसे उन्होंने अपनी देश को ही पूरी एक एग्रीकल्चर फील्ड बना के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अपने देश के अंदर अट्रैक्ट किया उन्होंने। अगर उसी तरह से हम एग्रो टूरिज्म में आगे बढ़ा सके उसको, तो बहुत तरक्की कर सकते हैं। जैसे वहीं पर एक छोटा सा खेती भी हो, उसी जगह पे रेस्टोरेंट भी हो, रहने के लिए लॉज भी वहां पर बने, कोई ऐसे पॉन्ड्स भी हो जहां पर मछली अब खुद, जो कस्टमर आए खुद अपने, क्या बोलते हैं उसको, जाली से या कुछ किसी भी तरीके से वो मछली पकड़ के, खुद पकड़ के वो वहां से निकाल के वो खाए, ऐसे करके जो हम इंजॉयमेंट दे सकते हैं उन्हें, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उन्हें भी पता चले कि जैसे खेत में कैसे खनाई की जाती है, तो वो भी वहां आके शामिल हो गए। जैसे खेत को खोद के फिर दूसरे कामों में इन्वॉल्व करके, जो आज के बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि फल फ्रूट उगता कहाँ है, उगता कैसे है, खेती कैसे किया जाता है, पता ही नहीं, तो शहर के बच्चे हैं आज। तो इसी तरह से उन बच्चों को भी हम अगर सिखा पाए, अपनी मिट्टी से उनको भी जुड़ा पाए, तो देशभक्ति, तरक्की, ये सारे कुछ साथ साथ आगे बढ़ेगा। और जैसे संजीत सर ने हमें इनवाइट किया, और उनकी जर्नी भी बहुत ही शानदार रही, शानदार है उनकी जर्नी, और आगे भी इसको आप 1000 गुना बढ़ा करके ले जाओगे, हमें पता है इसके बारे में। तो उसके लिए आपको भी अभी शुभकामनाएं सर, कि आप एक ऐसा विजनरी बने कि आपको आपको देखकर पूरी देश को नाज हो, पूरी देश आपको देखकर गर्व करे कि ये इंसान या ये लड़का पूरी देश को इंस्पायर कर रहा है। कैसे एक छोटी सी जगह से उठ के, कैसे उड़ीसा के एक छोटी से गांव से उठ के ये लड़का आज पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है, पूरी वर्ल्ड को एक संदेश दे रहा है, एक पॉजिटिव संदेश दे रहा है कि कैसे मेहनत, अगर हमें दिल में हौसला हो, जोश हो, जुनून हो, तो कैसे बड़े से बड़े मुकाम को भी हम हासिल कर सके। तो आप वो एग्जाम्पल बने, वो आप रोल मॉडल बने कि आपको देख के लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर हो और आगे अपने काम में आगे बढ़े सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे बारे में इतना बोल रहे हैं सर। और ये सब मैं दोस्तों को बोलना चाहूंगा, जितने सारे हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, आप अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लेके, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाए, ताकि आप भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके। और जैसे कि सर बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए कुछ सीख रहे हैं, तो सीखना भी जरूरी है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम आगे जितने भी वीडियोज आपके लिए आए, लेके आए, तो आप उसको भी देख पाए और अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाए। और और एक बार फिर आप दोनों का, सर और मैम का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बुलाने पे आप लोग यहाँ पे आए और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया कि हम लोग भी आगे जाके, हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं वो भी आगे जाके अपने जो लक्ष्य है वहां पे पहुंच सके और अपने चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और सारे दोस्तों को भी मैं
धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे टाइम देके इस चीज को देखें और अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर किए। इसके लिए आप सब भी आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और आगे ऐसे ही आपको जर्नी को आप चालू रखिए और मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ कुछ और नए नॉलेज के साथ, ताकि हम भी आगे जाके अपने जिंदगी में अपने मुकाम को हासिल कर सकें और दोस्तों। नए नए धन्यवाद नए दोस्तों। रास्ते, नए नए रास्ते खोज सके, आसमान की ऊंचाइयां छू सके। बिल्कुल मैम, हम आसमान भी छुएंगे, नया नया इतिहास रचेंगे मैम। और जो विजनरी एंटरप्रेन्योर है, जो हम इंडिया को विश्व गुरु बनाने का सपना देखे हैं, और उसको भी हम इंडिया का विश्व गुरु बना के ही दम लेंगे। और वेरी दोस्तों, आज के लिए बहुत इतना बढ़िया। ही। आज के वीडियो हम यहीं पे ही ये करते हैं। धन्यवाद विराम दोस्तों। देते हैं। धन्यवाद।